नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ अस्मिता दुबे और आज खास कार्यक्रम में बात करेंगे जबलपुर में स्वाइन फ्लू के प्रकोप की। शहर में पिछले 1.5 महीने में हर दिन औसतन 1 से ज्यादा लोगों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो रही है। स्वाइन फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी ने स्वास्थ्य और नागरिक निकाय अधिकारियों को सतर्क कर दिया है। सीएमएचओ डॉक्टर संजय मिश्रा से मिली जानकारी के मुताबिक 11 जुलाई से अब तक जबलपुर शहर में स्वाइन फ्लू के 47 मरीज चिन्हित किए गए हैं। इनकी H1N1 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि सभी मरीज अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं। स्वाइन फ्लू के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए मलेरिया रोकथाम टीम को जांच करने का निर्देश दिया गया और टीम विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण कर रही है। साथ ही साथ आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं नगर निगम आयुक्त प्रीति यादव ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और नगर निगम क्षेत्र में सुअर फार्म चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया गया है। इलाके में कई लोग सुअरों को घर में पालते हैं और उन्हें सड़कों पर खुलेआम घूमने के लिए छोड़ देते हैं। इसका भी असर हमारे हेल्थ पर पड़ता है। तो वहीं अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर स्वाइन फ्लू है क्या। तो देखिए, स्वाइन फ्लू को H1N1 वायरस कहते हैं। स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। ये संक्रमण सुअरों को प्रभावित करता है और सुअरों में ये फेफड़ों को संक्रमित करता है। लोगों का गला, नाक और फेफड़ों को प्रभावित करता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये आसानी से फैलता है और हवा में मौजूद ये वायरस सांस के जरिए शरीर में जाता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने से इसका फैलाव होता है। ये भी जान लेते हैं कि आखिर स्वाइन फ्लू के लक्षण क्या है। तो स्वाइन फ्लू के लक्षण सामान्य फ्लू की तरह ही होते हैं। बुखार, खांसी, गले में खराश, नाक का बहना, शरीर में दर्द, सिर दर्द, ठंड लगना और थकान इसमें शामिल है। कुछ मामलों में उल्टी और दस्त भी हो सकती है। तो वहीं गंभीर मामलों में सांस लेने में भी कठिनाई होती है। इसके अलावा सीने में दर्द होता है। स्वाइन फ्लू के लक्षण जल्दी से बढ़ सकते हैं और समय पर उपचार और सही देखभाल बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी हो जाता है। इसके अलावा बच्चों और बुजुर्गों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर स्वाइन फ्लू से बचाव कैसे करें। तो देखिए, हाथों को खाना खाने से पहले और बाद में ज़रूर धोना, ये बहुत ही अहम उपाय है क्योंकि डॉक्टरों द्वारा ये सलाह दी जाती है। इसके अलावा डॉक्टरों द्वारा ये भी सलाह दी जाती है कि आँख, नाक और मुंह को छूने से बचें। भीड़भाड़ वाले स्थानों से दूर रहें। बाहर जाते समय सर्जिकल मास्क पहनें और टीकाकरण ज़रूर करवाएं। और इसी पर हमारे साथ चर्चा के लिए खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव चौधरी जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ डॉक्टर रुचिता शर्मा मेदांता अस्पताल से जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका रुचिता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और स्वाइन फ्लू पर आज हम क्योंकि चर्चा कर रहे हैं, इसका प्रकोप जबलपुर में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। सबसे पहले इससे जुड़ी हुई ज़रूरी बातें जानना चाहेंगे। रुचिता जी। जी। मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाई, प्लीज रिपीट करें। रुचिता जी, लगातार हम देख रहे हैं जबलपुर में स्वाइन फ्लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में सबसे पहले हम जरूरी बातें जो स्वाइन फ्लू से जुड़ी हुई हो वो जानना चाहेंगे। जी, स्वाइन फ्लू के केसेस इधर बीच में बहुत ज्यादा आ रहे हैं भारतवर्ष में, और स्पेशली जबलपुर में तो स्पेशली काफी केसेस देखे गए हैं। जैसा कि आपने अभी बताया ही कि कॉमन सिम्टम्स जो होते हैं वो फ्लू लाइक सिम्टम्स ही होते हैं, जैसे कि बुखार का आना, सर्दी जुकाम होना, खांसी आना। कुछ डायरिया के केसेस भी मिले हैं जिसमें लूज मोशन एंड वॉमिटिंग होता है और फीवर लगातार लोगों को रहता है। कई बार ये केसेस कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेशन से मतलब है कि उनको निमोनिया डेवलप हो सकता है या कुछ हो सकता है अगर समय से इलाज ना किया जाए तो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जैसे वीकनेस या मेनिंजाइटिस, इंकेफेलोपैथी, ऐसी चीजें भी मिलती हैं। ऐसे केसेस में हम लोग अगर अर्ली डिटेक्शन जल्दी अगर हम पकड़ लें और अवेयरनेस हो, जैसा आप कर रहे हैं, लोगों को इसके बारे में जानकारी हो कि स्टार्टिंग में जैसे ही सिम्टम्स आते हैं स्वाइन फ्लू के, बुखार और ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं, तो अगर समय से अगर आपने टेस्ट करा लिया तो इसका एक ट्रीटमेंट हमारे पास है जिसको हम समय से शुरू कर सके और पूरी फैमिली को और उस पेशेंट को भी कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। तो एक तो होता है प्राइमरी प्रिवेंशन, जैसा अभी आपने बताया कि हम वैक्सीनेशन से जो है उससे बच सकते हैं कि अगले साल उसको ना हो। लेकिन अगर किसी को घर में स्वाइन फ्लू हो गया है तो प्रोफाइलेटिक मेडिसिन भी होती है, जैसे आपने सुना होगा और सर्टिफिकेट करके मेडिसिन आती है, एनजीओ के नाम से कमर्शियली अवेलेबल होती है। वो टैबलेट अगर हम बीमार है, कोई H1N1 डिटेक्टेड है, तब भी हम देते हैं, और अगर वो डिटेक्टेड है और उसकी फैमिली को बचाना है तब भी हम दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति जहां हम लगभग जबलपुर में एक केस पर डे डिटेक्ट हो रहा है, कह रहे हैं इससे भी ज्यादा है केसेस, और ये सिर्फ जबलपुर में नहीं है, एक्चुअली हर जगह इंडिया में है। तो वो केसेस में स्टार्टिंग में ही अगर हम ये जानकारी और ये अवेयरनेस रखें
तो उससे बहुत फायदा होगा और केसेस जो है धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे। जैसा हमने 2009 और 10 में देखा था कि जैसे ही ट्रीटमेंट का शुरुआत हुई और उसके बाद से कॉम्प्लिकेटेड केसेस कम होने लग गए, लोग सिक होने कम होने लग गए और धीरे धीरे करके ये फ्लू का एपिसोड खत्म हो गया। तो बिल्कुल। अवेयरनेस सबसे इम्पोर्टेंट है। हम्म। और स्पेशली इस घड़ी में जहाँ पे एपिडेमिक जैसे केसेस मिलने लगते हैं उस समय, और बाकी चीजें जो हमको कोविड ने सिखाई है, जैसे कि डिस्टेंस मेंटेन करना, बिल्कुल। हैंड हाइजीन करना और मास्क लगाना, स्पेशली केयर गिवर को मास्क लगाना। और बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं वो अगर मास्क लगाना शुरू कर दे, मॉल में आप जा रहे हैं तो रहे, तो हैंड हाइजीन पे ध्यान रखें, ये तो अहम है। इसके हम्म। बाद आता है बाकी चीजें जो हम लोगों ने बोला कि जैसे कीमोप्रोफाइलेक्सिस या फिर जैसे ट्रीटमेंट देना। बिल्कुल। जी। रुचिता जी, क्योंकि आपने ये भी कहा कि समय पर ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, लेकिन अमूमन हम कई लोगों को देखते हैं, अवेयरनेस तो लगातार फैलाई जाती है लेकिन उसके बावजूद लोगों द्वारा नॉर्मल सर्दी जुकाम समझ के अपने से ही दवा की जाती है। आखिर कितने समय तक हम जाते हैं, इलाज कराते हैं, तो इसका मतलब प्रभाव कितनी ज़्यादा तेज़ी से इसका फैलता है और हम कितने समय पहले तक इलाज कराएं तो हम सुरक्षित रहें? बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि सर्दी जुकाम भी, एलर्जीज भी इसी मौसम में होते हैं और स्वाइन फ्लू और ये फ्लू भी इसी मौसम में आते हैं। हम्म। तो कैसे समझे, कुछ वार्निंग साइंस होते हैं हम्म। जिसको देखने के बाद तो इमीडिएटली आपको एडमिशन के लिए जाना चाहिए, एटलीस्ट एडमिशन नहीं तब भी डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। हम्म। वो ऐसे होते हैं जैसे बुखार आ रहा है लेकिन बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, 102 प्लस जा रहा है, बहुत तेज बुखार आ रहा है, हम्म। सिवियर हेडेक हो रहा है, यूरिन आउटपुट जो कहते हैं, यूरिन का मात्रा कम होने लग जाए, डार्क कलर यूरिन हो, सर में बहुत भयानक दर्द हो और समझ आना धीरे धीरे करके कम हो जाए, वॉमिटिंग रुके ही ना, मल्टीपल वॉमिटिंग हो जाए, नॉर्मल सर्दी जुकाम चल रहा था लेकिन अचानक से खांसी इतनी आने लग जाए कि खांसी रुक ही नहीं रही है और सांस फूलने की प्रक्रिया बढ़ रही है। हम्म। ऐसा अगर इनमें से कोई भी सिम्टम है, जिसमें से स्पेशली डल होना, बच्चे जो छोटे होते हैं वो कुछ बता नहीं पाते, तो बिल्कुल। उनका सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कि इरिटेबिलिटी। अगर बच्चा बहुत ज्यादा इरिटेबल है, आपको ऐसा लगा उसने सुबह से यूरिन सिर्फ एक दो बार पास किया है और फीवर कम नहीं हो रहा है, तो इमीडिएटली जाइए, क्योंकि अर्ली ट्रीटमेंट ही सबसे बड़ा प्रिवेंशन है। तो बिल्कुल। उसमें जितनी जल्दी हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, और जैसा मैंने आपको बताया, ये एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन है जिसके ट्रीटमेंट अवेलेबल है मार्केट में और हम्म। गवर्नमेंट सप्लाईज में भी अवेलेबल है, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो आप टेस्ट करा के दवाइयाँ ले सकते हैं और जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको हम लोग बचा सकते हैं। बिल्कुल। सीधी सी बात है कि खुद डॉक्टर ना बने बल्कि डॉक्टर से जाके सलाह लें, क्योंकि लंबा अनुभव रहता है डॉक्टर का, और ऐसे में अपनी सेहत के साथ अपनी दवा करके खिलवाड़ ना करें। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजीव चौधरी जुड़ चुके हैं। तो संजीव, क्योंकि जबलपुर में लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है, ऐसे में ताज़ा हालातों को, आंकड़ों को जाने तो क्या कुछ है प्रदेश में स्वाइन फ्लू को लेकर? देखिए, जबलपुर ज़िले में अभी तक जो सीएमएचओ है उन्होंने 45 केस बताए हैं। अभी तक इसकी कोई मृत्यु की सूचना ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन जिस कैंपस में मेरा ऑफिस है वहाँ पर एक कुरियर वाले के बेटे की आज 16 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पता चला कि वो डेंगू या स्वाइन फ्लू से ही हुआ है। तो अब ये बात कंफर्म किया जाना आवश्यक है कि वो स्वाइन फ्लू से हुआ है या डेंगू से हुआ है, क्योंकि डेंगू का भी प्रकोप इसी मौसम में बढ़ता है और जबलपुर में स्वाइन फ्लू के साथ साथ डेंगू का भी प्रकोप बढ़ रहा है। मतलब एक साथ दो परेशानियां, दो बीमारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। हालांकि स्वाइन फ्लू के लिए जो नगर निगम की आयुक्त हैं प्रीति यादव, उन्होंने अपने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि जो लोग सूअर पालते हैं, जो पिग हाउस बना के रखे हैं, उनको तुरंत वहाँ पर कार्रवाई की जाए, उनका वैक्सीनेशन देखा जाए, और यदि किसी भी तरह से कोई भी पिग इन्फेक्टेड दिखता है तो ना सिर्फ उसको वहाँ से अलग किया जाए बल्कि उसके पालने वाले का भी प्रारंभिक जांच की जाए, क्योंकि ये बीमारी सूअर से ही मानव पे आती है। तो कुल मिलाकर अगर किसी को भी कोई भी ऐसे, जो अभी हमारे डॉक्टर साहब बता रही थी, कोई भी ऐसा सिम्टम्स दिखता है तो उसे अपना घर में इलाज नहीं करना चाहिए, तुरंत जाकर इलाज कराना चाहिए। अच्छा, एक और प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो स्वाइन फ्लू और डेंगू के पेशेंट हैं वो बहुत दिनों तक अपना इलाज कराने से इसलिए बचते हैं क्योंकि वायरल इन्फेक्शन भी, वायरल का प्रकोप भी इस ज़िले में काफ़ी सारा है। तो लोग कुछ दिनों तक तो ये सोच कर रह जाते हैं कि ये वायरल फीवर है
और 3 दिन या 5 दिन में ये ठीक हो जाएगा, घर में ही एंटीबायोटिक ले लेते हैं। जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है किसी भी स्वाइन फ्लू के या डेंगू के पेशेंट के लिए, तो जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर आपको कोई भी इस तरीके के इन्फेक्शन आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको आइसोलेशन में जाना होगा, मास्क लगाना होगा और जो इसके विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनके पास जाके उसका इलाज कराना होगा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। बहुत आसानी से इस दवाइयों से बचा जा सकता है लेकिन यदि आप लापरवाही करते हैं और यह एक हद से ज़्यादा फैल जाता है तब आपकी जान को खतरा होता है। बिल्कुल, तो सीधा से उपाय यही है कि अगर कोई भी अपने सेहत में कुछ अलग नज़र आता है, यानी कि अगर सर्दी ज़ुकाम कुछ भी ऐसा फील होता है तो सीधा डॉक्टर के पास जाएं बिना किसी देरी के। हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर संजय मिश्रा जी जुड़ चुके हैं जो कि CMHO हैं। बहुत स्वागत है संजय जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि स्वाइन फ्लू पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम जबलपुर में हालातों को जाने, आप CMHO हैं, अस्पताल में आखिर कितनी तादाद में स्वाइन फ्लू के मरीज आ रहे हैं? देखिए, स्वाइन फ्लू जैसा हम सभी जानते हैं एक तरह से इन्फ्लुएंजा है, सर्दी खांसी बुखार, और इससे बड़े अपन एक पेंडेमिक का सामना कर चुके हैं, कोविड का। लक्षण बहुत कुछ एक से होते हैं। जो अस्पताल में इस समय, चूंकि बारिश की शुरुआत में हर साल सर्दी खांसी बुखार का प्रकोप होता ही है, इस बार भी वो प्रकोप चल रहा है। हम लोग डॉक्टर्स के माध्यम से जो स्वाइन फ्लू को हमने कैटेगराइज किया है ABC 3 कैटेगरी में, तो हम लोगों ने ये सलाह दी है डॉक्टर्स को, यहाँ सभी प्राइवेट गवर्नमेंट डॉक्टर्स को, कि जो C कैटेगरी के मरीज हैं उनका हमको H1N1 का टेस्ट कराना है, जो थ्रोट स्वैब से अपन करते हैं। तो अभी तक हमारे यहाँ 11 जुलाई से लेकर अभी तक आज की दिनांक तक 47 H1N1 के केसेस पॉजिटिव आए हैं। और रोज हम लोग जांच के लिए डॉक्टर्स भेज रहे हैं, ICMR से हम लोग ये जांच करा रहे हैं। लेकिन प्राइवेट लैब्स जो जांच कर रही है, जब वो किसी पेशेंट के टेस्ट को पॉजिटिव रिपोर्ट करती हैं, तो जब तक वो हम ICMR भेजकर उसको क्रॉस वेरीफाई नहीं कराते, जब वहां से पॉजिटिव आता है तभी हम उसको पॉजिटिव मानते हैं। तो अभी 47 मरीज पॉजिटिव आ चुके हैं, लेकिन एक्टिव मरीजों का जहां तक सवाल है, मतलब 47 पूरे अभी ग्रसित नहीं है, उसमें से 80% ठीक हो चुके हैं। केवल अभी 4 एक्टिव पेशेंट हमारे पास हैं जो मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। बिल्कुल संजय जी, क्योंकि कोरोना के बाद से लोगों ने बहुत सीख ली है जांच को लेकर। ज़रा भी कुछ होता है तो लोग कोरोना के बाद से लगभग जाते हैं अधिकतर जांच के लिए। ऐसे में स्वाइन फ्लू को लेकर आखिर जांच की प्रक्रिया अगर जाने तो क्या कुछ है, कौन कौन से टेस्ट कराने अनिवार्य होते हैं? देखिए, स्वाइन फ्लू के चूंकि ये भी वायरल इन्फेक्शन है, तो इसमें ब्लड टेस्ट का बहुत ज्यादा रोल नहीं है। डायग्नोसिस के लिए अपन जैसे कोविड में अपन टेस्टिंग करते थे कि गले से अपन सैंपल लेते हैं, जिसको अपन थ्रोट स्वैब बोलते हैं। तो गले से अपन इसका स्वैब लेते हैं, इसका कल्चर किया जाता है और कल्चर के बाद इसकी रिपोर्ट आती है 48 आवर्स में। तो बहुत सी प्राइवेट लैब भी ये जांच कर रही हैं, लेकिन जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है कि जब तक ICMR से वह टेस्ट पॉजिटिव ना आए तब तक हम उसको पॉजिटिव नहीं मानते और पोर्टल पर उसको नहीं लेते हैं। तो थ्रोट स्वैब से इसकी जांच होती है, गले से अपन स्वैब लेते हैं, उसका कल्चर करते हैं। जी डॉक्टर रुचिता जी, क्योंकि इस बीमारी का असर बच्चों पर काफ़ी पड़ रहा है, बुजुर्गों पर काफ़ी पड़ रहा है, जो महिलाएं गर्भवती हैं उन पर कितना असर पड़ता है और उनके लिए कितना खतरनाक? जी, गर्भवती महिलाओं के लिए ये ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो आजकल जितनी फीमेल प्रेग्नेंट होती है, प्रेगनेंसी में हम लोग फ्लू वैक्सीन ज़रूर बोलते हैं कि फ्लू वैक्सीन आप लगा लीजिए। स्पेशली सितंबर से पहले ही बोलना शुरू करते हैं और सितंबर से लेकर मार्च तक हम लोग रिकमेंड करते हैं कि फ्लू वैक्सीन लगवा लें। लेकिन अगर फ्लू वैक्सीन नहीं लगवाया है और ये फ्लू लाइक सिम्टम्स आने लग गए हैं, तो मेरा ये सलाह है कि इमीडिएटली चेक कराइए, क्योंकि ये आपको भी बीमार करेगा और सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन के रेट गर्भवती महिलाओं में ज्यादा होते हैं। सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन जैसा मैंने बताया कि निमोनिया होने के चांसेस या और भी सेकेंडरी इन्फेक्शन
जैसे है तो उनको H1N1, लेकिन वो यूटीआई कैच कर सकते हैं, सेप्सिस कैच कर सकते हैं, वो चांसेस ज्यादा है। इनफैक्ट बच्चे पे भी इसका असर डायरेक्टली पड़ सकता है, और गर्भ का भी जो है उसमें भी परेशानी आ सकती है, होने वाले बच्चे को भी दिक्कत आ सकती है, खांसी की वजह से बहुत दिक्कत आती है। और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग झेलते हैं कि हम लोग एक्सरे भी नहीं करवा पाते ऐसे महिलाओं का, क्योंकि एक्सरे प्रेगनेंसी में पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में ट्रीटमेंट में बहुत डिफिकल्ट कोर्स होता है डॉक्टर और पेशेंट दोनों के लिए। तो गर्भवती महिलाओं से खास निवेदन है कि ऐसे केसेस में जो है हमेशा बाहर निकलने से पहले मास्क लें, और जो प्रिकॉशंस होते हैं उसका ध्यान रखें। घर में किसी को अगर स्वाइन फ्लू है तो डिस्टेंस मेंटेन करें और आइसोलेशन को बिल्कुल फॉलो करें, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही अहम टाइम है कि उनको अपने आप को बचा के रखना है। बिल्कुल संजय जी, क्योंकि जिस तरह से आपने आंकड़े बताए हैं मरीजों की जितनी संख्या में पहुंच रहे हैं, और फिलहाल में अभी 4 लोग आप बता रहे हैं मरीज हैं, तो ऐसे में क्या माना जाए आने वाले समय में इसे कितनी जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है, या फिर कितना ज़्यादा भयावह रूप स्वाइन फ्लू ले सकता है ज़िले में? में लगा दिया है, यहाँ तक कि रूरल एरिया में भी हमारी टीमें जागरूकता भी पैदा कर रही हैं लोगों में कि किस तरह से इसका बचाव करना है। कोविड से बचाव हम लोग अपने आप को कर ही चुके हैं। करीब करीब वही बचाव के उपाय हैं जो हमने कोविड में फॉलो किए थे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ग्रसित व्यक्ति है उसको पूरी तरह आइसोलेट रखना जरूरी है, वो दूसरे लोगों के संपर्क में ना आए। तो हमने मलेरिया विभाग के वर्कर्स को, हमारे मेडिकल ऑफिसर्स, हमारी आशा कार्यकर्ताएं, एएनएम, इन सभी को फील्ड पे लगाया हुआ है कि यदि कोई भी इस तरह का मरीज मिलता है तो उसे अपन अस्पताल जाने के लिए प्रेरित करें, डॉक्टर को वो दिखाएं, और डॉक्टर को लगता है तो वो उसकी जांच कराएं। हम लोगों ने काफी हद तक इसको कंट्रोल में अभी रखा है, और आगे भी हमारी उम्मीद है कि इससे ज्यादा ये बीमारी हमारे क्षेत्र में अभी नहीं फैल पाएगी। बिल्कुल संजय जी, क्योंकि संजीव जी आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि आप ग्राउंड पे रहते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, ऐसे में क्या लगता है कि आखिर इस बीमारी को लेकर लोग कितना ज़्यादा अवेयर हैं, खासतौर पर जो निचले स्तर तक रहते हैं, निचले इलाकों में रहते हैं, उन तक ये बीमारी की अवेयरनेस कितनी ज़्यादा है? बिल्कुल, चूंकि हमारे ज़िले के सबसे बड़े चिकित्सा अधिकारी साथ में हैं, तो मैं एक जो ग्राउंड पे रियलिटी है और एक सलाह भी इनको देना चाहूँगा कि इसका व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से हमने कोविड के दौरान प्रचार अभियान चलाया था, समाचार पत्रों को और जो लोकल मीडिया उसको साथ लिया था, तो इसी तरह से लोगों को अभी भी ये नहीं मालूम है कि स्वाइन फ्लू फैला है, 45 लोग ग्रसित हो गए हैं, और उन्हें अगर ये परेशानियां हैं तो उन्हें अपने घर में आइसोलेट होना चाहिए। जो लोग ग्रसित हैं वो भी अभी समाज में आ जा रहे हैं, इसलिए एक प्रचार अभियान होना चाहिए, अखबारों में इस तरह की सूचनाएं जाना चाहिए कि भाई जबलपुर में इतने लोग ग्रसित हैं, इतने बीमार होकर घर जा चुके हैं। डराने की बात नहीं है, वो जो भी सूचनाएं दी जाएं वो इन्फॉर्मेटिव हों, ताकि लोगों को अवेयरनेस आए और लोग बच सकें। घर से निकलते समय मास्क लगाएं, अगर किसी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो वहाँ मास्क लगा के जाएं, सैनिटाइज़र का उपयोग करें। तो ये जिसको कहा, जिस तरह हम कोविड के समय कहते थे कि दूरी रखने से ही सुरक्षा है, वही उपाय इसके लिए है। तो डरने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल, लेकिन लोगों को अवेयर करने की आवश्यकता है। पहले जिस तरह से पोस्टर में कहा गया था। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ सभाजीत यादव हमारे जुड़ चुके हैं, पूर्व नगर निगम के कमिश्नर है। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में, क्योंकि आप पूर्व नगर निगम कमिश्नर हैं। ऐसे में नगर निगम से जुड़े सवाल ही आपसे पूछूंगी कि आखिर इस स्वाइन फ्लू का जिस तरह से प्रकोप बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर नगर निगम की तरफ से क्या तैयारियां की जानी चाहिए, लोगों में अवेयरनेस कैसे फैलानी चाहिए, और क्या खास कदम उठाने चाहिए? नगर निगम और जिला प्रशासन सभी के लिए आवश्यक है कि अगर ऐसा वहां पर कुछ मरीज आइडेंटिफाई हुए हैं तो सभी तक ये जानकारी बहुत ही सकारात्मक तरीके से पहुंचे, तो कि लोगों में न तो घबराहट हो, न भयभीत हो, बल्कि जो बचाव के लिए आवश्यक चीजें हैं वो की जाए। नगर निगम को भी विशेष करके उस एरियाज को सफाई उफाई करने पर भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है। वहां पर चूंकि काफी बड़े एरिया में मतलब शुअर का पालन भी होता है, तो उन क्षेत्रों में भी जो आवश्यक इसके कार्यवाही है वो तत्काल की जानी चाहिए। और जैसा कि अभी
आपके साथ एक्सपर्ट सभी बता रहे हैं, चाहे वो मेडिकल की टीम हो और अन्य लोग भी हों, कि उन्होंने कि भाई एक महत्वपूर्ण चीज है कि जो जागरूकता, और जिस प्रकार से कोविड में या अन्य बीमारियों में भी इस प्रकार की जब सामुदायिक स्थिति पैदा होती है पूरे समुदाय को घेरने की, तो उनमें जो जिन मानदंडों को एडाप्ट किया जाता है उसके लिए आवश्यक है कि सब में जागरूकता तुरंत फैलाई जाए और उनको बताया जाए, लेकिन ज्यादा पैनिक भी क्रिएशन ना हो। बिल्कुल सिचुएशन बिल्कुल पैनिक ना हो, इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि सभाजीत जी हम देखते हैं अमूमन जो छोटे इलाके जहाँ पर अशिक्षित लोग रहते हैं और उन तक क्योंकि अवेयरनेस देर से पहुँच पाती है, उनके पास टीवी की भी सुविधा बहुत ज़्यादा नहीं होती है, मोबाइल फ़ोन हर किसी के पास आज भी ऐसा समय है कि नहीं है, अखबार नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो जाहिर सी बात है अखबार का उन्हें कोई मतलब नहीं है। इन लोगों तक आखिर कैसे अवेयरनेस पहुंचाई जाए, ये सबसे बड़ी चैलेंजिंग स्थिति ज़रूर होती होगी। देखिए चैलेंजिंग मतलब नगर निगम या जिला प्रशासन, नगर निगम बेसिकली मतलब कहा जाए तो हर व्यक्ति तक वहां संपर्क का की व्यवस्था है। सुबह सुबह सफाई का करने वाला, कचरा उठाने वाला, कचरा की गाड़ियां हैं, उन सब गाड़ियों पे तुरंत ये मैसेज वो हो जाए अपना, तो उस पर वो बचता है, बचता रहे कि बचते हुए निकल जाए हर आदमी को। इसके लिए जिस प्रकार से मतलब उनको किया जाए। इसके अलावा जिला प्रशासन जो अन्य विभाग हैं उनको भी इसमें, अभी आपने कहा अभी मलेरिया के हैं, फील्ड में वर्क करने वाले बहुत सारे महिला बाल विकास है, अन्य भी जितने हैं, उन सबको ऐसी सिचुएशंस में सभी को केवल एक दिशा में लगा दिया जाना चाहिए, पूरा प्रशासन, कि भाई हम सबको, हमारी आवाज, हमारी बात, हमारी स्थिति सबको सब तक पहुंच जाए। अब देखिए कि सबसे बड़ी चीज आपको ये मिलेगी कि स्वाइन फ्लू, जहां शुगर पालन का जो एरिया है, आप उसे भी देखते होंगे कि सबसे ज्यादा गंदगी और सबसे ज्यादा खराब स्थिति उस एरिया की होती। उस एरिया में भी लोगों को ये विशेष चीजें करने की आवश्यकता है। होंगे क्योंकि जब मरीज अस्पताल में पहुंचते हैं तो आपको ये सटीक जानकारी होगी कि आखिर वो लोग इस बीमारी को लेकर क्या जागृत हैं या नहीं, उन्हें पता है कि नहीं, और जब पता चलता है तो उनके बीच किस तरह की स्थिति हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये समझाने की भी ज़रूरत है कि इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, संयम से काम लेके यहाँ पर इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। और सभी, चाहे उसमें प्राइवेट मतलब चिकित्सक भी हों, सभी के लिए आवश्यक है। और सभी जगह वो व्यवस्था, अगर जैसा कि अभी बता रहे हैं कि मरीजों की संख्या 47 तक पहुंच गई, ये काफी बड़ी संख्या है, तो हर जगह हमें इसके लिए माकूल व्यवस्था हर हॉस्पिटल में भी की जानी चाहिए। और ये बात सही है कि लोगों को, हमारे चिकित्सा से जुड़े हुए निचले तबके के कर्मचारियों को भी, चूंकि सर्वाधिक संपर्क रोगी से उन्हीं का होता है, तो उनको भी जागरूक किया जाए, उनको जो व्यवहार करना है पीड़ित से उसके बारे में भी, और उनके स्वयं के बचाव के बारे में उनको भी जागरूक करने की जरूरत है। बिल्कुल। डॉक्टर रुचिता जी, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगी, क्योंकि हम कोरोना के समय में 14 दिन 27 दिन इतने दिनों का समय लेते थे ठीक होने में, ऐसे में स्वाइन फ्लू में आखिर कितना समय लगता है लोगों को स्वस्थ होने में, और जो गंभीर स्थिति जितने दिन होती है वो क्या है? जो सिम्टम्स जो हाई ग्रेड फीवर वाले और खांसी वाले हैं, वो ज्यादातर तेज बुखार जो है शुरुआत के 5 से 6 दिन तक रहता है। उसके बाद जो है खांसी लंबे समय तक चलता है, लगभग 10 दिन तक या 12 दिन तक पेशेंट टोटल बीमार रहते हैं। स्टार्टिंग में 5 दिन बुखार, फिर खांसी का आना। अगर इसमें जैसे छोटे बच्चे हैं या जो लोग डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव है, बुजुर्ग हैं,
उनको चांसेस होते हैं सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन के। अगर कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ तो 10-12 दिन के अंदर पेशेंट ठीक हो जाते हैं अपने आप से ही, कुछ नहीं करने के, बस वो नॉर्मल ट्रीटमेंट लें, घर में रहें, सावधानी रखें, पानी अच्छे से पिए, पैरासीटामोल की गोली, और अगर बहुत ज्यादा खांसी है तो एंटी एलर्जिक और कॉफ सिरप से ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर बहुत वीजिंग, मतलब जैसे छाती से आवाज आए साय साय की, ऐसी आए, तो कुछ कई बार हम लोगों को इनहेलर या नेबुलाइजर देना पड़ता है, इससे ही ठीक हो जाते हैं। अगर सिम्टम्स बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने बताया, गर्भवती महिलाएं या छोटे बच्चे या बुजुर्ग, उनको हमको कई बार ट्रीट करना पड़ता है ज्यादा, या कई बार हमको एंटीबायोटिक भी देना पड़ सकता है सिम्टम रिलीफ होने के लिए। ऐसे पेशेंट लंबे समय में ठीक होते हैं, वो 10 से लेके 14 दिन तक, या हो सकता है और लंबे समय में ठीक हो। और सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस जैसा मैंने आपको भी बताया ही था कि निमोनिया अगर स्पेशली डेवलप हो जाए, उनका सैचुरेशन कम हो गया, अगर वो समय से ट्रीटमेंट नहीं लिए और वो मतलब आईसीयू चले गए या वेंटिलेटर पे चले गए, तब कहानी बिल्कुल अलग ही होती है। तो वो महीने भर भी रह सकते हैं हॉस्पिटल में। तो डिपेंड करता है कि कैसा पेशेंट प्रोफाइल है और कितना ट्रीटमेंट उन्होंने लिया। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं अब इसको अगर ध्यान में रखा जाए स्वाइन फ्लू को, तो महीने भर का भी समय लग सकता है, हफ्ते भर का भी समय लगता है, ये डिपेंड करता है कि उसकी स्थिति कैसी है पेशेंट की। और लेकिन सबसे अनिवार्य ये है कि घर में खुद उपाय ना करें, खुद इलाज ना करें, डॉक्टर के पास जाएं, तुरंत जांच कराएं और उसके बाद ही किसी तरह का कदम उठाएं। तो स्वस्थ रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसके लिए अवेयर रहने की भी बहुत ज़रूरत है। बहरहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर संजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े, सभाजीत यादव जी हमारे साथ जुड़े और डॉक्टर रुचिता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी, साथ ही साथ संजीव जी, आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।